इक्विवेलेंस रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी, इफ़ यानी यदि आर कोई एक रिलेशन है, ये तुल्यता है, तुल्यता संबंध है, तो याद रखेंगे कि जो इसका इन्वर्स होगा आर इन्वर्स प्रतिलोम संबंध जो है भी एक तुल्यता संबंध होता है। दूसरी बात, यदि दो संबंध है आर बाई एस तुल्यता संबंध हो तो इनका इंटरसेक्शन यानी आर इंटरसेक्शन यस भी तुल्यता संबंध होता है। तीसरी बात, यदि आर वाई एस ये दोनों रिफ्लेक्सिव हों यानी शतुल्य हों तो इनका यूनियन भी यानी आर यूनियन एस जो होता है ये भी शतुल्य होता है, शतुल्य होगा। चौथी बात, अगर आर वाई एस सममित हो, सिमेट्रिक हो, तो इनका यूनियन भी सममित होता है, सममित होगा। पांचवी बात, अगर आर वाई एस संक्रामक हो तो इनका अगर यूनियन लेंगे तो ये जरूरी नहीं कि संक्रामक हो। आर यूनियनियस जो ये संक्रामक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं। ठीक है, यानी कि यूनियन की जो प्रॉपर्टी है वो अगर आर और यस शतुल्य हैं तो यूनियन भी शतुल्य होगा, अगर आर और यस सममित हैं तो यूनियन भी सममित होगा, लेकिन आर और यस अगर संक्रामक हो तो उसका यूनियन भी संक्रामक हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नोट कर लें। फिर हमें रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है, यानी संबंधों की संख्या निकालनी है। शतुल्य, सममित, संक्रामक या तुल्यता संबंध कितने होंगे उनकी संख्या निकालनी है। तो मान लिया जाए कि कोई संबंध है जो समुच्चय ए पर परिभाषित है और इस ए में कुल अवयव हैं n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं n मान लिया जाए। तो अब आपसे पूछा जाए, और इस पर ध्यान रखना, जो संबंध है वो संबंध है R जो इस पर परिभाषित है इस समुच्चय पर। तो अब आपको बताना है कि कितने शतुल्य समुच्चय बनेंगे, शतुल्य संबंध बनेंगे, कितने सममित बनेंगे और कितने संक्रामक बनेंगे या कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, इसको हमें ज्ञात करना है। तो शतुल्य समुच्चय संबंधों की कुल संख्या, शतुल्य संबंधों की कुल संख्या, कुल संख्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, तो ये होता है 2 पावर n स्क्वायर माइनस n। सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की कुल संख्या, ये बनता है 2 पावर n माइनस 1/2। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 2 पावर n माइनस 1। फिर संक्रामक संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये होता है 2 पावर n प्लस 1/2।
तो ये शतुल्य, सममित और संक्रामक संबंधों की संख्या निकालने के लिए है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास सेट ए दे दिया 1 2 3 और इसमें कोई संबंध आर है, तो यहाँ पर बताना है कि कितने शतुल्य समुच्चय बनेंगे, कितने सममित समुच्चय बनेंगे और कितने संक्रामक समुच्चय समुच्चय नहीं, संबंध, कितने शतुल्य संबंध, कितने सममित संबंध और कितने संक्रामक संबंध होंगे। तो यहाँ पर अगर निकालना है, शतुल्य संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या जो संभव है, तो यहाँ पर कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये कितने हैं, 3। तो शतुल्य संबंधों की संख्या 2 पावर n स्क्वायर माइनस n या 2 पावर n इंटू n माइनस 1 होता है। n है 3, 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 2 पावर 6 हो जाएगा। फिर सममित संबंधों की संख्या निकालना हो, सममित संबंधों की कुल संख्या, तो ये 2 पावर n माइनस 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे निकालना है संक्रामक संबंधों की संख्या, कि संक्रामक संबंध कितने बनेंगे, तो 2 पावर n प्लस 1/2 होता है यानी 2 पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, तो ये बनेगा कितना, 2 पावर 6। ये है शतुल्य, सममित और संक्रामक संबंधों की संख्या निकालना। ऐसे आपको केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो, कितने शतुल्य संबंध बनेंगे, कितने सममित संबंध बनेंगे, कितने संक्रामक संबंध बनेंगे, आसानी से बता सकते हैं यूजिंग दीज रिलेशंस। अब आता है कि तुल्यता संबंधों की संख्या निकाला जाए कि कुल कितने तुल्य संबंध बनेंगे, तुल्यता संबंध कितने बनेंगे, यानी आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। इसके लिए बेल ट्री का प्रयोग किया जाता है। बेल ट्री क्या होता है, अगर हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितने हैं, तो यहाँ पर बेल ट्री इसका कैसा बनेगा, अगर मैंने 1 लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n बराबर 1 ले लिया, तो बेल ट्री के लिए आपको 1 लिखना है, और इस केस में ये जो 1 है यही हो जाएगा तुल्यता संबंधों की कुल संख्या। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो जाए तो करना क्या है, जो ये है इसको लिखें और इन दोनों को प्लस करें, 1 प्लस 1 कितना, 2, लास्ट वाला जो मिला 2, ये हो जाएगा इसमें कुल तुल्यता संबंधों की संख्या। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो जाए तो ये लास्ट वाले से शुरू करें, इन दोनों को प्लस करें, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो लास्ट में जो 5 मिला ये हो जाएगा n बराबर 3 होने पर कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, 5। ऐसे n बराबर 4 हो जाए तो लास्ट से शुरू करें, फिर 5 2 7 7 3 10 10 5 15 15 हो जाएंगे, यानी ये तुल्यता संबंधों की संख्या निकालने के लिए ये जो बन रहा इसी को बोलते हैं बेल ट्री। ऐसे n = 5 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, लास्ट से शुरू करें, 15 15 प्लस 5 20 20 प्लस 7 27 27 प्लस 10 37 37 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 52। ये बेल ट्री कहलाता है। ये जो हमने बॉक्स में लिखा है ये क्या है, तुल्यता संबंधों की संख्या, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स दिए हों सेट में उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितने तुल्यता संबंध बनेंगे बेल ट्री की सहायता से। तो ये संबंध का आखिरी टॉपिक था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब संबंध के बाद मैपिंग पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, फलन पढ़ना है। फलन क्या होता है,
फंक्शन और मैपिंग। जिसे कहते हैं फलन या प्रतिचित्रण। ये जो संबंध हमने पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है, इसी का एक तरह से सबसेट होता है, रिलेशन का ही। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको ये सेटिस्फाई करता है। तो फंक्शन या मैपिंग को अक्सर हम एफ से लिखते हैं और ये किसी सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड किया गया, जिसमें y इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है एफ एक्स। ये क्या है? ये फंक्शन के डेफिनेशन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड किया गया है और ये इस तरह से डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पर x इसका कहलाता है प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, और y कहलाता है इमेज किसका? इस x का। और f क्या है? यही f जो है ये मैपिंग है। मैपिंग का मतलब एक नियम है, कोई एक रूल है। तो ये जो फंक्शन है या ये जो मैपिंग हमने लिखा है, ये मैपिंग कब कहलाएगा? अगर ये दो कंडीशन को फुलफिल करे। क्या? पहला चीज़, ये जो पहला सेट है A, जिसको हम डोमेन का नाम देंगे, तो पहले सेट में जितने भी एलिमेंट हो वो दूसरे सेट के किसी यूनिक एलिमेंट से क्या हो? रिलेटेड हो, संबंधित हो। यहाँ ध्यान रखना x किससे है? ये पहले सेट से है, और y जो है ये किससे है? दूसरे सेट से है। तो पहला कंडीशन जो फुलफिल होना चाहिए, ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो पहला सेट है ए, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब मैप्ड होने चाहिए विद कोई एक बी का एक एलिमेंट हो, ठीक है, विद सम मेंबर ऑफ बी। पहली बात तो ये, ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए उसकी मैपिंग यानी उसका इमेज बी में ना मिले, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बी में मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो ये मैपिंग होना चाहिए यानी कि हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट में बी में खाली एक ही होना चाहिए। इस कहने का मतलब जो पहला सेट है इसके जितने भी एलिमेंट हो उन सब का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए बी में, ठीक है। ये नहीं कि इसके दो एलिमेंट हैं तो उसके दोनों के इमेज सेम हो जाएंगे, नहीं, दोनों के इमेज दोनों के इमेज सेम हो सकते हैं लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज यूनिक इमेज इन बी। मतलब क्या है अभी समझ आते हैं अच्छे से। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो पहला सेट है, जो सेट ए है, इसको कहते हैं डोमेन, हिंदी में कहते हैं प्रांत, और जो दूसरा सेट है इसको कहते हैं कोडोमेन, जिसे सह प्रांत के नाम से जानेंगे। और जो इमेज यानी ये जो एफ मिलेगा अपने पास, इस एफ को हम कहते हैं रेंज यानी परिसर। बड़ी लंबी कहानी हो गई, समझते हैं ये क्या है ये आखिर।
कैसे हम डिफाइन करते हैं मैपिंग को? मैपिंग का मतलब एक नियम है, एक रूल है। अब जैसे देखो, हमने यहाँ पर एक सेट ए लिया और एक सेट इधर ले लिया बी, और एक एलिमेंट को मैप कराना है बी से। इसमें कुछ एलिमेंट मैंने लिया, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे हमने ले लिया। इसमें कुछ एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3 4 5, ऐसे हमने एलिमेंट ले लिया। अब मैपिंग कराना है, जैसे 1 का इमेज कहीं पर एक बन गया, जैसे 1 का इमेज हमने 2 ले लिया, एक रूल के तहत, कोई भी नियम है उससे मतलब नहीं अभी हमें। और 2 का इमेज 4 ले लिया, 3 का इमेज ऐसे 3 ही ले लिया। इस तरह से हमने मैप करा लिया। अब क्या ये एक मैपिंग है? क्या ये एक फंक्शन है? तो हम क्या चेक करेंगे? पहले तो ए का कोई एलिमेंट, कोई मेंबर ऐसा है जिसका इमेज बी में ना हो। तो मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा। ए का भी इमेज है, बी का भी इमेज है, और सी का, यानी 1 2 और 3 तीनों का इमेज इसमें दिख रहा। इधर वाले इमेज वाले हैं, ये प्री इमेज वाले हैं, यानी इधर वाली जो वैल्यू है x वाली है, इधर वाली कौन सी है? y वाली। अब तो ये आपका मैपिंग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा प्रत्येक का यहाँ इमेज है, और एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो यहाँ पर मैपिंग ये है। फिर हमने लिया यहाँ पर सेट ए ले लिया, और ये इधर सेट बी ले लिया। हमने यहाँ ए बी सी ले लिया, और यहाँ पर भी कुछ ले लिया एक्स वाई, ऐसे इस टाइप से। हमने यहाँ पर ए का इमेज एक्स बनाया, बी का इमेज ये y बना दिया, और इसी ए का इमेज भी y बना दिया। अब पूछा जाए कि क्या ये मैपिंग है? हमने इस नियम को G से लिख दिया, क्या ये मैपिंग है? तो हम देखेंगे, पहली बात, चलो इस C का भी इमेज बना देते हैं। लो, अब चेक किया जाए। हाँ, इसका प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पर इमेज तो बन रहा, लेकिन ए का यूनिक इमेज नहीं है। ए के 2 इमेज बन गए, एक तो x भी और y भी, इसलिए ये मैपिंग नहीं रहेगा। ठीक है, यानी ये G इज नॉट अ फंक्शन या मैपिंग, ये एक फलन नहीं रह गया। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ए का यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, ए जो है डज नॉट है यूनिक इमेज। एक से अधिक इमेज नहीं होने चाहिए, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो फलन नहीं रह जाएगा। ये था इसका डेफिनेशन का मतलब। अब यहाँ पर बात आता है डोमेन। बताओ क्या होगा डोमेन का मतलब? प्रांत क्या होगा? तो इसका जो प्रांत होगा ये पहला सेट हो जाएगा 1 2 3। फिर आता है इसका रेंज। बताइए, रेंज जिसको कहते हैं परिसर। परिसर क्या होगा? तो परिसर का मतलब जो जो मैप करके, यानी जो जो इमेज बना है वो होता है। ये 2 है, 3 है और ये 4 है। फिर क्या है? सह प्रांत बताओ, यानी कोडोमेन बताओ क्या होगा? सह प्रांत। तो इसका सह प्रांत जो होगा पूरा का पूरा ये सेट होता है 1 2 3 4 5 6, यानी सेट ए आपका डोमेन और सेट बी आपका कोडोमेन हो गया, और जो भी इमेज बने वो क्या हो गया? इसका रेंज हो गया। समझ गए? ये था फंक्शन का मीनिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है।